उनके खेतों से रेत उठाने की उनको इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर रेत नहीं उठेगी पहले तो जीरी की जली और गेहूं आगे बिजाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या इस पे जनहित को देखते हुए किसानों की आप अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे कि वो अपने खेत से जो रेत आया उसको उठा सके ताकि आगे बिजाई कर सकें? जी मंत्री, आपने माननीय अशोक अरोड़ा जी ने भी इसी बात को आगे दोहराया। मैं बताना चाहता हूं कि 2 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, खेत से गाद उठाकर उसको खाली करने के लिए, जिसमें करनैल सिंह और जो काकड़ा गांव में भूमि खसरा नंबर संख्या 80/12, 81/15/2, 80/10/2, 81/6/2, 81/6/3 इन लोगों ने गाद हटाने के लिए रिक्वेस्ट। एक मिनट, जवाब पूरा आने दो निर्मल। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना करो ना जी। मंत्री जी आप जवाब, मैं जवाब आप ही के लिए दे रहा हूं। उन लोगों ने अप्लाई किया था, उसके जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में कोई 1 इंच तक की बात है, किसी ने 1 से 3 इंच तक की बात की थी, किसी ने 3 इंच से 2 फुट तक की बात की थी। उसमें जो सरकार के पैरामीटर है उसके अनुसार वो डिजर्व उसमें पैरामीटर में नहीं आ रहे थे। 2 लोगों ने अप्लाई किया था, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी गई। जिन सरकार के गाइडलाइन और पैरामीटर में यदि कोई अप्लाई करेगा तो सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं है इजाजत देने की और परमिशन देने की। एक सप्लीमेंट केवल सर, आप मैं मंत्री जी से कहा, ठीक इन्होंने कहा कि 2 किसानों ने किया, बहुत किसान ऐसे हैं जो वहां पे जाते हैं उनको उठाने नहीं देते। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसान उस पे अप्लाई करेंगे कि हमें उठाने की इजाजत दी जाए तो क्या इस पे विचार करेंगे? मैंने बोल दिया पैरामीटर के अनुसार, यदि कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं ठीक पैरामीटर मैं बता तो रहा हूं ये आपको, जिसके खेत में यदि 1 इंच तक 1 से 3 इंच तक गाद आ गई है, उसको 7 दिन अप्लाई करने के अंदर 7 दिन के अंदर उसको अपना खेत खाली करना होगा और उसको हमारी सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। वो मिट्टी को जो मर्जी बेचे, इकट्ठी करे, जो करे करे। जिसमें 3 इंच से लेकर, सुनिए बात सुनिए ना भाई कुलदीप जी, रनिंग कमेंट्री करने का तो फायदा नहीं, बात कर रहा हूं। ठीक है, आप बता रहे हैं ठीक। 3 इंच से 2 फुट तक की यदि बात है तो यदि किसान के खेत में गाद जमा है, हमारा डिपार्टमेंट उसको मुआवजा नहीं देगा किसान को। 15 दिन के अंदर उसको खेत खाली करना पड़ेगा, परंतु भूस्वामी को उस रेत का 20% वो अपने पास रख सकता है और 40% हिस्सा खनन विभाग और ग्राम पंचायत को उसको जमा कराना पड़ेगा। ये पैरामीटर बता तो रहा हूं मैं। ठीक है रामकरण जी, देखो क्लियर है बिल्कुल। मैं कह रहा जो पैरामीटर उसको आ ही नहीं सकता, उसमें जो जिम्मेदार जो पैरामीटर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार के खेत में मट्टी आई गया, मैं वो खोदना नहीं कर रहा। जो मट्टी उसकी जितनी आई है उसको उठाकर या उसको जो सरकार ने लेना, जो मंत्री जी ने बताया है, उससे अलग अगर आपका कोई सुझाव हो आप लिखित में दो ताकि सरकार उसको कंसीडर कर लेगी। जी उठा इसको जिम्मेदार को ठीक। जैसे हमारे साथी ने कहा कि पंजाब में वो है, तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है मंत्री जी से, क्या आप पंजाब की पॉलिसी बना के देखेंगे, उसको लागू कर सकते हैं आप? क्यों हमारी प्लॉट वाले कर रहे हैं उसको लागू, तो आपको क्या मंत्री जी मुख्यमंत्री जी एक मिनट। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा और लगातार, क्योंकि मेरा भी क्षेत्र रहा है माननीय अध्यक्ष जी, वो मैं खुद उस क्षेत्र के अंदर गया हूँ, बाढ़ के समय के अंदर गया हूँ, एक गांव में गया हूँ। शायद काला जी ना पहुंच पाए हों, परंतु मैं गया हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी, अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है, जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका भी हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए, और उसमें ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां रेत आ गया वहां आ गया, ऐसा नहीं है रामकरण जी। हम बिल्कुल देख रहे हैं उसको, अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है, आप इस बात का ध्यान करें। श्रीमती पूजा जी, पूजा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी माननीय मंत्री जी।
रामचंद्र जी हो गया बैठिए। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर मौजूद है, मगर मैं साथ में एक निवेदन करना चाहता हूं सम्मानित सदस्य से कि उन्होंने पूरे जिले का विवरण मांगा था, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा वो बढ़ता है। मैं अपनी तरफ से सम्मानित सदस्य से कहूँगा कि कल वो सुबह 9 बजे आ जाएं, मैं अधिकारियों को भी बुला लूँगा, और अगर उसमें कोई बात उनको लगती है कि ये दुरुस्त करने की है, इस चीज़ में यहाँ पे कमी है, विवरण हमने पूरा दिया है, उसका मैं अगर जवाब दूंगा तो सबका समय उसी में लग जाएगा। तो ये व्यक्तिगत आ जाए, बैठ जाए, जो भी कोई बात होगी उसको मैं आपकी बात को जी पूजा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, समय है ही इसी काम के लिए, और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने जवाब दिया है बहुत विस्तार आप कह रहे हैं कि होता है इसका, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में लूँगी सर, लेकिन मेरे अपनी बात पूरी रखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सर, जवाब आया कि अम्बाला जिले में 762 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसमें से 257 गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने क्वेश्चन लगाया सर, उसमें कमियां पाई गई हैं और लिखा गया माइनर शॉर्टेजेस एंड गैप्स देखे गए हैं। सर, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूँगी कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं सर, वो हैं अम्बाला ज़िले में 52, उसमें से सर 105 रूम्स की रिक्वायरमेंट देखी गई है। और सर जो लाइब्रेरी है, 11 स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं है। और इसी तरह सर जो कंप्यूटर रूम है उसकी कमी, लैब्स की कमी सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 21, 10 ये लैब्स की कमियां देखी गई हैं। और सर सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा, जो शौचालय की देखी जाती है सर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट चालू, उसकी कोई कमी नहीं है। और सर जो प्ले ग्राउंड्स हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही सर मैं बता रही हूँ, 22 स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है। और सर हायर स्कूल का भी मैं विवरण थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ सर, पूजा जी मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है नहीं कि सर, उसमें जो भी कमियां उनके जवाब में ऐसा लगता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट से जवाब आया सर मेरी बात तो आप उनसे बैठ के डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा विषय है सर, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अच्छा, आप शॉर्ट में अपनी बात करिए, बाकी तो आपको बैठ के आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अखबार में आई जी कि माननीय राज्यपाल महोदय दौरे पर गए, निरीक्षण करने गए, वहां पर सर क्या देखा गया कि जो बताया गया कि शौचालय की कोई कमी नहीं दिखाई दी। उन्होंने क्या कहा, स्कूल में शौचालयों की सफाई सहित सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं। उन्होंने खुद सर अनुदान राशि दी, अगर पानी पीने लायक होता तो वो क्यों देते, अगर शौचालय यूज करने लायक होता तो क्यों देकर जाते। सर उन्होंने न केवल विभाग से विवरण लिया सर, उन्होंने बच्चों से पूछा। क्या पूछा कि बच्चों ने बताया सर कि हमारे क्लासरूम की ना छतें टपकती हैं। इन्होंने तो बता दिया सब जगह क्लासरूम पूरे हैं, कहीं कहीं कोई नहीं है, छतों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। आपका कहना है कि जो जवाब आया है और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें अंतर है, तो मंत्री जी ने कहा है नहीं पूजा जी, एक मिनट सर, बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत देखिए, अगर हमें समस्या का हल करना है वो तो बैठ के करना पड़ेगा। और मंत्री जी ने सुबह 9 बजे बोला है, वो तो नाश्ते पे बुला रहे हैं आपको, अधिकारीगण भी होंगे, आप लोग बैठ के चर्चा करें। लेकिन यही स्थिति हर प्रदेश के सभी जिले के अधिकतर सरकारी स्कूलों की है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सर, एक ऑडिट होना चाहिए सरकार सभी सरकारी स्कूलों का इन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को लेकर। अगर बच्चे कह रहे हैं सर छतें टपक रही है, विभाग कह रहा है कोई कमी नहीं है, सर ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट आए, और उसकी रिपोर्ट सर बजट सेशन से पहले आए, क्योंकि अधिकारियों ने क्या कहा सर बजट कम था इसीलिए हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो बजट सेशन से पहले इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। माननीय मंत्री जी और स्पीकर सर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है कि इतनी चीजों की कमी है, इतनी चीजों की है, ऐसा नहीं है। जो कमियां हैं उसका बिल्कुल विवरण हमने स्पष्टीकरण पूरा का पूरा हुआ, और उसमें भी जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर देखिए, किन्हीं स्कूलों में कॉलेज स्कूल्स के अंदर हो सकता है साइंस साइड ना हो और वहाँ पे हम लोग साइंस लैब लगाएं, वो संभव नहीं होता। सर कुछ चीजें देख के ही लगाई जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। मैंने इसलिए कहा है
कि जहां जहां आपको खामियां लगी, जहां जहां आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे ये चीजों की कमी है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए, मैं उसको दुरुस्त करके दूंगा। बात अभी थोड़ी सी रह गई सर, मैंने पिछले सत्र में भी सवाल लगाया था 4 दीवारी को लेकर सर। उसके जवाब में पहला जो जवाब की लाइन थी सर वो ये था कि स्कूल में इतने ही बच्चे हैं, 17 हैं। तो 4 दीवारी कहने का भाव सर, एक स्कूल जिसकी 4 दीवारी नहीं है वहां बच्चे क्यों जाएंगे? जो अभिभावक है सर, जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजेंगे? और यही सबसे बड़ा कारण बना जब पिछले साल जो बात उठी कि हजारों स्कूल बंद हुए क्योंकि बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है पूजा जी, तो सर विषय सारा आ गया। अब मेरा सवाल सर ये है, नहीं अभी हो गया सर मेरा सवाल ये है कि समय सीमा स्पेसिफिक अगर है तो एक शॉर्ट में करिए, नहीं तो समय सीमा तय की जाए कि कितने समय में ये सुविधाएं पूरी करवा दी जाएंगी पूरे प्रदेश के ये जो आप कह रही हैं, आप एक पॉलिटिकल रटा सवाल जवाब मत करिएगा। मैंने सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है सर मेरी बात सुनिए, बीच में बोलने के लिए बोलना होता है, वो बोलने के लिए बोलना नहीं। सर मैंने आमंत्रित किया है कि जो प्रैक्टिकली आपको लगता है वो आप बताइए, आइए मैं उसमें ठीक है, काम तो ऐसे ही बात करके उसमें बता के देंगे। सरदार मनदीप चट्ठा, क्वेश्चन नंबर 11। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। जी माननीय ऑनरेबल स्पीकर सर, NH 65 अगर पेवा से लेकर अंबाले तक जाएं, हर गांव पे ओवरब्रिज या अंडरपास बना हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, वन फ्रॉम अपना अरनाया टू धनीपुरा and the other from मलिकपुर टू हरिगढ़ भौरक। 10-12 डेथ यहाँ पर हो चुकी हैं अरनाई वाले चौराहे पे, और अभी पीछे हस्बैंड और वाइफ जिनकी एज 30-30 और 25-25 साल की थी, उन दोनों को ऑन द स्पॉट गाड़ी ड्रैग करके ले गई और उनकी भी डेथ हो गई। देखिए सर, ये बहुत एक इलाके की मांग है। हम लोग तो नेता चले जाते हैं, 10 मिनट अफसोस कराते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़ते हैं उन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, मैंने ये प्रश्न पहले भी किया था, अधिकारी अगले दिन आ भी गए थे, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं पिछले 5-6 महीने से ना कोई आया, ना कुछ पता चला। केवल आपसे मेरी सरकार है आपकी, आप ये मलिकपुर पॉइंट और ये अरनाए पॉइंट पे जरूर कोई अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने का प्रयास करें। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये NH 65 पहले था, अब 152 कर दिया गया है, और इसके ऊपर हमने जो NHI से संपर्क किया और उन्होंने जो हमें बताया है कि अरनाई को जो सड़क जो जोड़ने वाले जंक्शन पर एक व्हीकुलर अंडरपास विचाराधीन है। अब वो पास होएगा, उसके बाद ही उसकी समय सीमा तय बताई जा सकती है, पहले कोई नहीं बताई जा सकती। और इसके लिए क्योंकि अभी उन्होंने विचाराधीन है, जल्दी मैं समझता हूँ कि वो पास कर देंगे, जैसे उनसे हमारी बातचीत हुई है और उनसे जो जवाब मांगा है। और इसमें क्योंकि जो गांव मलिकपुर है, उसके पास कोई भी विचाराधीन अभी जो है उनके पास नहीं है। इस पे हमने अधिकारियों को कहा है कि वहाँ कोई ब्रेकर वगैरह लगा करके, ताकि कोई वहाँ स्पीड जो है कम हो, ये जरूर उनको कहा है कि उनको कहें, क्योंकि NHI है, उसके ऊपर NHI के अधिकारी ही NHI ही कार्य कर सकती है, उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मंत्री जी ऐसे है कि सेम ही स्पॉट अगले गांव में जलबेड़ा और लोटनी वगैरह में भी बने हुए। मंत्री जी वो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, 1 मिनट। आगे जलबेड़ा और लोटनी में भी ओवरब्रिज बने हुए हैं। मलिकपुर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जहां पर चारों पासे दुकानें हैं और एकदम सीधा सड़क जाती है। जी अरोड़ा साहब का तो सारा देखा हुआ है, इन्होंने इलाका देखा हुआ। ठीक है, ठीक जी। जलबेड़ा के अंदर तो बना भी दिया गया है। हाँ जी, वो बन गया जी, जब है वो बन गया, जलबेड़ा भी बन गया, तो बना दिया गया है। और ये भी जब माननीय CM साहब लोकसभा के अंदर थे, माननीय सदस्य थे, तब इन्होंने वहां क्वेश्चन रेज किया था और उसके ऊपर ये अभी काम उस पर चल रहा है ना, चाहिए हो जाएगा।
श्रीमती गीता बुक्कल, श्रीमती गीता बुक्कल। क्वेश्चन नंबर 12 सर। माननीय मंत्री। स्पीकर सर, जो छात्रावास की बात कही गई है, उसमें जो महाविद्यालय का छात्रावास है उसकी जो स्थिति है उसके बिल्कुल जर्जर होने की सूचना वो प्राप्त हुई है और लोक निर्माण विभाग हरियाणा से हमने अनुरोध किया है कि भाई इसकी जो तकनीकी निरीक्षण है एक बार पता लगाए कि छात्रावास आवासीय उपयोग के लिए दुरुस्त भी है कि नहीं। और इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा, रिपोर्ट हमने मांगी है वो अभी प्रतिष्ठित है, अभी आने वाली है, आ जाएगी। आते ही मैं आपसे संपर्क भी करूँगा। और वर्तमान में कोई छात्र इस छात्रावास में रह भी नहीं रहा सर। और इसके अलावा जो महाविद्यालय के विभिन्न जो ब्लॉक की बात है उसके जर्जर और असुरक्षित स्थिति के संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मैंने जैसे कहा रिपोर्ट मिलेगी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं एक और निवेदन करूंगा सर, देखिए सम्मानित सदस्य का मैं दिल से इसलिए आदर करता हूं कि इन्होंने अपनी विधानसभा के हर स्कूल हर चीज़ का पता, मैं उसी निवेदन करते हुए सभी सदस्यगणों से भी कहूँगा कि वो जरूर एक बार अपने स्कूलों का निरीक्षण करें और जो जो कमियां जो जो खामियां हैं उसके बारे में बताएं। एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान के अंदर घटी तो सम्मानित सदस्य ने मुझे अवगत कराया और मैंने कहा कि इसमें आप ही हम लोगों को कोई सुझाव दो। और इतना बेस्ट सुझाव सम्मानित सदस्य ने दिया कि हम लोग भी किसी न किसी एक ऐसी घटना से बच गए कि जिसका हम सब हरियाणा के लोगों को वास्तव में बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा है। मैं सम्मानित सदस्य का इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा और ये भी निवेदन करूंगा कि आपने हमें समय समय पे फ़ोन के जरिए भी आपने हमें आगाह किया है और उसको हमने दुरुस्त भी कराने का काम जारी किया है। क्योंकि मैं इसके लिए विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने किया और हमने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया है। अब उसमें एक्शन की बात ये नहीं कि भाई हाँ आज में कल होगा, नहीं, वो जो एक प्रोसेस है उससे आप भी नहीं भाग सकते, उस पर मैंने विशेष तौर पे काम शुरू किया। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है। सर, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज है झज्जर में, बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है सर, जो कि हमारे बहुत सारी सामाजिक संस्थानों ने, किसानों ने, सैनिकों ने अपना तन मन धन देकर बनाया। डॉक्टर कादियान साहब के फादर साहब ने भी उसमें ज़मीन और उसमें मदद करने का 10 एकड़ सर ज़मीन देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए लगा है कि एक ऐसा कॉलेज जिसका फाउंडेशन जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 दिसंबर 1958 में उसका फाउंडेशन सर रखा था। और सर हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि 2 जुलाई 1959 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आकर उसमें जो है फर्स्ट गर्ल्स का एडमिशन करवाने का काम किया। सर आज ये शिक्षा का मंदिर पूरी तरह से अनसेफ हो चुका है, इसलिए हमने लगाया। आपने मंत्री जी ये कहा है कि सूचना प्राप्त हुई है कि हॉस्टल की कंडीशन खराब है, हॉस्टल की कंडीशन खराब है और उसमें बच्चे कोई नहीं रह रहे हैं। हॉस्टल की कंडीशन की तो इतनी बदतर हालत है, उसमें बच्चे भी रह रहे हैं। ये अभी का सुबह का ही फोटोग्राफ है। अनसेफ बिल्डिंग नेहरू कॉलेज झज्जर, गाड़ी खड़ी है, बंदे खड़े हैं, सब सुबह का फोटोग्राफ है। और ये डिफेंस स्टडीज लैब और जिसकी जर्जर हुई हालत उसकी फोटोग्राफ है। ये जो है कॉलेज की फोटोग्राफ है सर। एक सर आपने ये कहा है सर इसमें जो टीचिंग ब्लॉक है, नॉन टीचिंग ब्लॉक है, बद से बदतर हालात हैं उसके। रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन है सर प्रोफेसर्स के लिए और नॉन टीचिंग के लिए, वो अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया। हमने बहुत बार प्रयास करने के बाद सर कोशिश की। सर 2013 में हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट बना,
उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं और सर उन्होंने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन भी किया। नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट सर, उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं। डीसी महोदय को ज्ञापन दिया, आपके पास वो ज्ञापन पहुंचना चाहिए था और ये प्रश्न मैंने कई बार लगाया भी है। अच्छी बात है माननीय मंत्री जी, आपने इस बात का संज्ञान लिया है। और अध्यक्ष महोदय, हमने जिस समय हमारी सरकार थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर स्वयं आई थी, उसकी मूर्ति हमने बनवा ली थी, 35 लाख सैंक्शन हो गया था। जब सरकार चेंज हुई तो उसका पैसा जो है वापस कर दिया। मेरा एक तो अनुरोध ये है कि माननीय मंत्री जी, ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दूंगी, ये हमारा जो है इसमें कृपया करके, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसमें आप ध्यान दें। जैसे ही प्रश्न लगा थोड़ा सा उसका सैंक्शन हुआ है। दूसरा मेरा बी पार्ट है मातनहेल के कॉलेज का। सर मातनहेल का कॉलेज जो है हमारा 2014 में सर वो बना, स्कूल की बिल्डिंग में वो चला। सर 2017 में उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इस समय सर 30 एकड़ की जमीन, मातनहेल मेरा स्वयं का गांव भी है, 30 एकड़ सर हमने उसमें जमीन दी, 450 बच्चे हैं इस समय। और सर सबसे पहली मांग मैं मातनहेल के कॉलेज की विजिलेंस की जांच की मांग करती हूं, क्योंकि बार बार आपने मंत्री जी जवाब में दिया कि विभाग ने ये बताया कि ये सेफ बिल्डिंग है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ, मैं स्वयं विजिट किया और आज लेटेस्ट इस पे टाइम और डेट के साथ ये फोटोग्राफ्स में लेकर आई हूँ। ठीक है, ये आप भिजवा दीजिए। नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, एक गलत स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन गिवन। और मंत्री जी ये अनसेफ बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग की 50 साल की लाइफ होनी चाहिए, 2 बार भूकंप आया है जिसमें झज्जर उसका केंद्र रहा है। सर ये अभी की फोटोज हैं, आपने ये कहा कि बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सेफ डिक्लेयर की है। सर प्रिंसिपल का लेटर मैं दिखाना नहीं चाहती, प्रिंसिपल ने ये लिख दिया कि अगर कोई भी हादसा होगा तो हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं हैं। सर 20 गांव से ज्यादा के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। मंत्री जी, और अध्यक्ष महोदय आप इसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये लेटेस्ट अभी मतलब अभी आने से पहले का फोटोग्राफ। मंत्री जी आप इसका जवाब अध्यक्ष महोदय ये आगे आपकी बात आ गई, सम्मानित सदस्य, विषय इंपॉर्टेंट है, गंभीर है, पर बात आ गई है। जी मंत्री जी अब जवाब लीजिए ना गीता जी, रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं और इनको निवेदन करके बताना भी चाहता हूं कि 151 लाख रुपए मातनहेल स्कूल के उसके झज्जर के लिए वो प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। आपने जो सेकंड मातनहेल की बात की है, मातनहेल पे भी और मैं झज्जर के इस कॉलेज पे भी मैं सम्मानित सदस्यों को कहता हूं कि सेशन के बाद मैं खुद आपके साथ इस पे निरीक्षण करने के लिए चलूंगा। जो कमियां होंगी मेरे पहले सुन तो लीजिए, पहले एक बार सुन तो लीजिए ना बात तो नहीं, एक सेकंड सुनिए पहले बात तो सुनिएगा भाई, ऐसे थोड़ी नहीं बात है। मैं वही कह रहा हूँ उनकी बात तो पूरी होने दो ना गीता जी, वो आपके साथ जाने के लिए कह रहे थे, इसका मतलब वो गंभीरता से ले। मैं ये जवाब तो लीजिए ना, जवाब लिए बिना आप अपनी बात कैसे कह रहे हैं? मैं जी अब इससे आगे और क्या वो कहूंगा भाई, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं स्वयं जाऊंगा, उसका निरीक्षण भी करूंगा। और जो बात सम्मानित सदस्य ने कही है कि हमें जो गलत जवाब दिया गया है उसकी भी रिपोर्ट वहीं पे हम लेंगे, जो गलत होगा उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं हाँ इसीलिए कुछ बात कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं। ये अध्यक्ष जी सन 2000 से उस कॉलेज की हालत ऐसी है। गीता बुकल मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत है, एक मिनट, वो बड़ा प्रेस्टिजियस बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सन 2000 से उसकी हालत ऐसी है। आज गीता बुकल जी को ध्यान में आया, कितनी बार से एमएलए, मैं कहना चाह जरूरत है उसकी जरूरत है, लेकिन ये फोटो जो है 2000 में भी ऐसा ही था, मैं वहां का स्टूडेंट रहा हूं, 2000 में भी ऐसी हालत थी उसकी, बेकार की बातें है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जरूरत है, लेकिन आज ये इतना तीखा, चलिए आप अपनी बात खत्म करें, इतना तीखा समय पूरा हो गया पहले से। ठीक है मंत्री।
2000 में नहीं सर, हमने जब हमारी सरकार बनी हमने वहां पर साइंस ब्लॉक बनवाया, कॉमर्स ब्लॉक बनवाया, 1000 की कैपेसिटी का सर हमने वहां पर एसी ऑडिटोरियम बनवाया, जिसमें बीजेपी के लोग जाकर झंडे लगाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। 50 लाख रुपए बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है सर, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस और कागज ऐसे है। क्या शेम कर रहे हैं? आई एम ए विजिलेंट एमएलए, मैंने अपना अच्छे रखा है। क्या आप लोगों ने शेम कहा है और किस बात के लिए शेम कहा है? चलिए, रिस्पॉन्सिबल एमएलए हूँ। ठीक है, आपका विषय आ गया। माफी मांगे, मंत्री जी ने आपको आज भी अध्यक्ष महोदय, आज भी इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर साहब आप अध्यक्ष महोदय, उनका विषय, अध्यक्ष महोदय मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज भी हमारी इलेक्शन कमीशन ने एक ब्लॉक जिसमें बहादुरगढ़ की मशीनें मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन आपने मंत्री जी को गलत स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको अश्योर कर दिया है, अब उससे आगे आप चलेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी, हम लगातार मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। गीता जी, आप तो बहुत सीनियर हो। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती है उसके खिलाफ, वहीं मंत्री जी ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया कि गीता बुक्कुल को कहा कि आपको साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके चलेंगे, ये बात कही है। इतना बड़ा दिल मंत्री जी ने दिखाया। परंतु मैं एक बात कहता हूं, ये बिल्डिंग कब बनी है इसकी सारी जांच कराएंगे, पूरी जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा, क्योंकि बिल्डिंग की एक लाइफ होती है माननीय अध्यक्ष जी, 30 साल 35 साल शायद विभाग के द्वारा इतनी उसकी लाइफ रखी हुई है। पर अगर कितने समय उसको बने होंगे और जब वो बनी है उसके समय उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसके ऊपर मटेरियल लगा है, वो सारी जांच होगी और जो दोषी होगा माननीय अध्यक्ष जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हम इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, कोताही नहीं और करते, ठीक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। इसका मेरा अधिकार है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि भाई जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको ऑडिट क्यों नहीं कराते और सेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, पता लग जाएगा। रोज यहाँ करते। इसका मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। ऐसा तो इसीलिए शॉर्ट में बोलने के लिए बोला जाता है कि सारे प्रश्न आ जाए, इसीलिए बोला जाता है। प्रश्नकाल एक्सटेंड नहीं होता। तो कहते हैं हमारा, हाँ यहाँ ठीक है, हो गया। बात आगे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली। इकट्ठे करे, सुन नहीं रहे। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियमों के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राजनीति व संसदीय प्रणाली में एक बहुत लंबा अनुभव है। उन द्वारा इस पद की जिम्मेवारी संभालने से सदन व संसदीय प्रणाली और प्रभावशाली ढंग से कार्य करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब की नजर इनायत रहनी चाहिए, बाकी धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक बार पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस गर्मामय सदन में सभी सदस्यों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 15वीं विधानसभा के हमारे विपक्ष के नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो हमारे इस महान सदन को मिले हैं। मैं इस अवसर पर सदन के नेता और होने के नाते माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा जी को जो ये नई जिम्मेवारी मिली है, मैं इसकी भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब
हरियाणा की राजनीति के ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक अनुभव और विधायी कार्यों की गंभीरता, गहन प्रशासनिक समझ के प्रतीक भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, केवल एक दल के नेता नहीं, बल्कि लंबे समय से हरियाणा की लोकतांत्रिक यात्रा के साक्षी और सहभागी हुड्डा साहब रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब का राजनीतिक जीवन लंबा और उत्तरदायित्वपूर्ण रहा है। आपने छात्र जी जीवन से राजनीति से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, हर मंच पर आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह आपकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता ही है कि जिसने आपको बार बार जनता के विश्वास बनाया है। और इसी विश्वास के बलबूते हुड्डा साहब 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और इस सदन में हुड्डा साहब ने लंबे समय तक यहां सेवाएं भी दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, इस विधायी विरासत का लाभ इस महान सदन को लंबे समय से मिलता रहा है। इससे पहले भी आप 2 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक हुड्डा साहब आपने इस महान सदन के नेता भी रहे हैं। आपका संसदीय अनुभव, प्रक्रियाओं की गहरी समझ और विषय पर आपकी जो मजबूत पकड़ है, सरकार और विपक्ष को दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों पर प्रश्न भी उठाता है, माननीय अध्यक्ष जी सुझाव भी देता है और जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी नेता का इस पद पर होना निश्चित रूप से इस सदन की कार्रवाई को अधिक सार्थक, गंभीर और रचनात्मक बनाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र में वो मतभेद लोकतंत्र की आत्मा होते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन टकराव के स्थान पर संवाद और सहयोग भारतवर्ष की गरिमाई ये संसदीय परंपराओं की पहचान रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि माननीय हुड्डा साहब अपने अनुभव के बल पर सदन में सकारात्मक, तथ्यात्मक, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे तथा विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विभिन्न अवसरों पर संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राजनीतिक मतभेद व विचार धाराओं में भिन्नता के बावजूद इन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं ऐसे वरिष्ठ नेता की उपस्थिति से हमारे इस महान सदन के युवा विधायकों को बहुत कुछ सीखने के लिए इनसे मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इससे हमारी संसदीय परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा एक नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता ने हमें नॉन स्टॉप सेवा करने का
और सुशासन की जिम्मेवारी सौंपी है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अनुभव और ऊर्जा मिलकर काम करें, क्योंकि तो जनहित के बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब का लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। मैं अंत में एक बार फिर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में विपक्ष अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन करेगा और सरकार को सकारात्मक सुझाव तथा स्वस्थ आलोचना के माध्यम से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विज साहब ने पहले ही उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक, परंतु 91 में आए, मैं 90 में आया, इसलिए मैं बोल रहा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि लंबा इंतजार करने के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला। थैंक यू, मैं बधाई। हुड्डा साहब का यही विषय है ना? दिमाग फेल हो चुका है। नहीं, यही विषय है। बात कहूंगा और भी बात एक सेकंड के लिए। अभी तो यही विषय में अगर कुछ कहना है तो आप 1 मिनट के लिए कह सकते हैं। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वो तो पहले ही भी साहब ने कर दिया था, लेकिन मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार का या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही। मेरा राजनीतिक जीवन तो एक छोटे से उससे शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले रोहतक पंचायत समिति का अध्यक्ष बना था, चेयरमैन बना था। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86-87 बन गया था। तो तक पंचायत का मेंबर नहीं, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। उससे पहले मैं तो चेयरमैन बना, फिर सांसद बना, विधायक रहा। मैं 86-87 में चेयरमैन बन गया पंचायत समिति का। आप नहीं थे पंचायत के, आपका कोई मतलब नहीं था। तो खैर बहुत सारी बातें कही गई और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहाँ पे भी भेजते हैं, जहाँ जिसको भेजते हैं वहाँ अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाती है। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूँ उधर भी रहा हूँ, कि जहाँ भी लोगों ने भेजा वहीं हूँ, और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज। बहुत सारी कही कि भाई ये उम्मीद रखते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी प्रजातंत्र में मेजॉरिटी हैज ऑलवेज इट्स वे बट अपोजिशन हैज ऑलवेज इट्स से। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रजातंत्र का। लेकिन कुछ प्रथा है, जब हम बोलते हैं हम विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते आराम से, मेजॉरिटी नहीं, अपोजिशन विल हैव से। आप अपना जो फैसला करोगे, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि भी अपोजिशन का रोल रहेगा, यहाँ विधानसभा चलाने में भी सहयोग रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं
कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, उन्हें भी चाहिए। मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजोरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद आ जाता है जब राजनीति भी खराब हो जाती है। मनभेद ना लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा एक मिनट, अभी वो खड़े नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं। एक जी बूढ़ा साहब। तो मैं सारे सदन का भी धन्यवाद करता हूं और पूरा प्रयास करेंगे कि सदन भी चले और हरियाणा का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हमारे से, जहाँ पे भी हमारे को भेजा है, उन लोगों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि गत अगस्त 2025 में इसी महान सदन में हिंद की चादर श्री तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को मनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था। उस संकल्प के अनुसार सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए गत 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के निर्णयों के अनुरूप प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। गुरुजी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। टोहाना वहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। टोहाना जींद दमतान साहिब रोड का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया। गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में भाई जेता सिंह की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल बड़ खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जेता सिंह जी की वीरता को भी याद किया गया। गुरु जी के अन्य सेवक भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी के बलिदानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए रोड़ी, पिंजौर, फरीदाबाद, सडोरा से 4 यात्राएं प्रदेश के हर क्षेत्र से होती हुई 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंची। वहां 25 नवंबर को गुरु जी के बलिदान दिवस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश में विशाल समागम का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने अयोध्या से सीधे समागम में आकर गुरु साहिब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को
समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता है। यह सदन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिसके सहयोग और मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति का भी धन्यवाद करता है। विभिन्न समाज सेवी व नागरिक संस्थाएं भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। साथ ही यह महान सदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उन्होंने गत 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में आयोजित विशाल समागम में भाग लेकर देश व धर्म के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को नमन किया। साथ ही गीता के संदेश को संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित किया। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि इसके बाद मैं एक बार वो कर लूंगा, उसके बाद आप कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि गत अगस्त 2025 में इसी महान सदन में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को मनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था, उस संकल्प के अनुसार सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए गत 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के निर्णयों के अनुरूप प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। गुरु जी के जीवन पर प्रकाश के प्रदेश के सभी स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। टोहाना जींद धमतान साहिब रोड का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया। गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में भाई जेता सिंह की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल बड़ खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जेता सिंह की वीरता को भी याद किया गया। गुरु जी के अनन्य सेवक भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी के बलिदानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिला के कालेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए रोडी, पिंजौर, फरीदाबाद और सडोरा से 4 यात्राएं प्रदेश के हर क्षेत्र से होती हुई 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंची। वहां 25 नवंबर को गुरु जी के बलिदान दिवस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश में विशाल समागम को आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से सीधे समागम में आकर गुरु साहिब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर
पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी किया। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणा वासियों, विशेषकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता है। यह सदन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिसके सहयोग और मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति का भी धन्यवाद करता है। विभिन्न समाज सेवी व नागरिक संस्थाएं भी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। साथ ही यह महान सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता है। उन्होंने गत 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में आयोजित विशाल समागम में भाग लेकर देश व धर्म के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को नमन किया। साथ ही गीता के संदेश को संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित भी किया। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोग